Hello everyone, welcome to our channel where we learn science in the simplest way. Today we are starting with an amazing chapter of class 8 coal and petroleum. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कोल क्या होते हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस और उनकी फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है. ठीक है. सबसे पहले देखो कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी नीड्स को पूरा करते हैं. ठीक है, हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं. अब इसका मतलब क्या है, जैसे वाटर देखो, वाटर भी क्या है, एक तरीके से हमारा रिसोर्स है. ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट भी क्या है, रिसोर्स है, क्योंकि वो भी हमारी नीड्स को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हमें बहुत सारे फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब जैसे हमारा घर है, घर भी एक तरीके से क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है. क्यों रिसोर्स है, क्योंकि वो भी तो हमें एक शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. मतलब वो सब चीज़ें जो हमारी नीड्स को पूरा करे, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करे और उससे हमारा सर्वाइवल जो है वो ईजी हो जाए, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं. ठीक है. अब देखो कि रिसोर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. रिसोर्स एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्स, मतलब जो हमें नेचर से मिल रहे हैं. ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया. ठीक है, ये सब क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स. एक होते हैं मैन मेड रिसोर्स. मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, जिनको हम बनाते हैं. मैन मेड रिसोर्स कौन से होते हैं, जिनको हम बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मैन मेड रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स देखो सबसे पहले क्या होता है, द रिसोर्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर. मतलब वो रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, जो हमें नेचर से मिल रहा होता है ना जो भी चीज़, तो उसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, जैसे कि वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम सन. जैसे हमें जो है हीट और लाइट हमें कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है. हम खुद थोड़ी जाके हीट और लाइट अपने पे ला रहे हैं, नहीं लेकर आ सकते ना. तो ये चीज़ें हमें नेचुरली मिल रही है, हीट, लाइट. ठीक है. अब वाटर जो है वो हमें कहाँ से मिल जाता है, रिवर से मिल जाता है. ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स हो गया. तो अब देखो कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना, उसके भी हमारे पास दो टाइप होते हैं. एक होता है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. तो देखो एग्जॉस्टिबल वर्ड का मतलब समझो कि एग्जॉस्टिबल वर्ड का मतलब क्या है. एग्जॉस्टिबल वर्ड का मतलब है कि किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना. ठीक है, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना. अब जब एग्जॉस्टिबल के आगे इन लग गया, ठीक है, मतलब जब वो इनएग्जॉस्टिबल बन गया, तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या होगा, कि किसी भी चीज़ का ख़त्म ना होना. ठीक है, तो देखो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है. मतलब बहुत सारा हमारे पास प्रेजेंट है जो खत्म ही नहीं होता. दैट कांट गेट एग्जॉस्टेड, जो बिल्कुल भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, रिसोर्सेज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी दैट कांट गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, इनको हम ना नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, अल्सो नोन एज नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, तो इनको हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोल रहे हैं, इनको हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनको ना हम रिन्यू कर सकते हैं. इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब इनको हम दोबारा बना सकते हैं. ठीक है, इसका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास सनलाइट हो गया, वाटर हो गया. सनलाइट का देखो ऐसे कि आपको आज सनलाइट मिल रही है, अब ऐसा थोड़ी होगा कि आपको आज सनलाइट मिल गई तो आपको कल सनलाइट नहीं मिलेगी, है ना. सनलाइट तो आपको मिलती रहेगी. या वाटर का भी ऐसा ही हो गया. तो अब आप ये सोचोगे कि वाटर हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्यों है, क्योंकि वाटर तो हमारा खत्म हो जाएगा. तो देखो वाटर हमारा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज इसीलिए है क्योंकि वाटर हमारे पास बहुत सारा है. ठीक है, वाटर भी हमारे पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में ही है. ठीक है, लेकिन जो हमारे पास फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है ना वो कम है. मतलब जिस वाटर को हम यूज कर सकते हैं ना, वो वाटर हमारे पास कम होता जा रहा है. इसीलिए हमें उस वाटर को क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए. ठीक है, तो वाटर एंड सनलाइट हमारे क्या है, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है. ठीक है, तो अब देखो कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मतलब अगर जिनका हम ओवर यूज करेंगे ना तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे. एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी दैट कैन गेट एग्जॉस्टेड, जो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. ठीक है, अल्सो नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनका ओवर यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे और इनको बनाने में ना मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं.
ठीक है, मतलब अगर ऐसा नहीं होता कि अगर हमने एक चीज़ अभी यूज़ कर ली तो वो कल फिर से हम उसको बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में अगर वो चीज़ जो है ना हमारे पास, अगर वो ख़त्म हो गई, तो अगर हमें उसको दोबारा बनाना है, तो हमें उसको दोबारा बनाने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स देखो, फॉसिल फ्यूल्स आर दोस कम फ्रॉम रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो प्लांट एंड एनिमल के रिमेन से आते हैं। प्लांट एंड एनिमल के रिमेन से मतलब जो डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल होते हैं ना, उनसे आते हैं। अब देखो होता क्या है, मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट और एनिमल जो मर चुके होते हैं ना, वो सॉइल में ब्यूरिड हो जाते हैं। ठीक है, और उसका मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद क्या बन जाते हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का मतलब होता है कोल, ऑयल, पेट्रोलियम गैस, ये सब। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कोल क्या होता है। तो देखो कोल का मतलब होता है जो एकदम ब्लैक कलर का एकदम हार्ड सा होता है ना, पत्थर जैसा, तो उसको हम कोल बोलते हैं, जो हमारी कुकिंग वगैरह में यूज होता है, तंदूर में यूज होता है, जिसको हिंदी में हम कोयला भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कोल है वो बनता कैसे है, तो देखो कोल इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट दैट डेड एंड फेल इनटू स्वैम मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। मतलब देखो कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो प्लांट है वो मर जाते हैं, तो उसी से क्या होती है, कोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो मर के मिट्टी में ब्यूरिड हो जाते हैं, सॉइल में ब्यूरिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोल की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कोल होते हैं वो स्टोन की तरह हार्ड होते हैं, मतलब एक पत्थर की तरह हार्ड होते हैं और एकदम ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, और कोल में ना बहुत सारे अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूज्ड एज फ्यूल इन कुकिंग, और इसको हम कुकिंग में भी यूज करते हैं, किसको, कोल को। अब देखो कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो देखो कोल की ना फॉर्मेशन होने में, मतलब कोल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और इसका जो बनने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्लो। तो देखो होता क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था, काफ़ी सारे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते थे, मतलब आप हर जगह देखोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट पहले के टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, तो होता क्या था कि मतलब जब भी कोई प्लांट है वो डेड हो जाता था। अब कोई प्लांट है वो डेड हो जाता था, वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, जैसे वो प्लांट एकदम फ्लोर पे, मिट्टी के फ्लोर पे गिर जाएगा, तो उसके ऊपर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, उसके ऊपर क्या आती जाएगी, मिट्टी आती जाएगी। ठीक है, मिट्टी की क्या बनती जाएगी, उसके ऊपर लेयर्स बनती जाएंगी। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके ऊपर मिट्टी आती जाएगी, मिट्टी की लेयर्स बनती जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉइल में दब जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉइल में दब जाएगा। अब ये जो प्लांट है वो सॉइल में दब गया जब, तो देखो इस पे क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। इस पे हम प्रेशर नहीं लगा रहे, इस पे एक नेचुरल प्रेशर लगेगा। अब देखो क्यों लगेगा प्रेशर, क्योंकि ये एकदम दब गया है ना। अब कोई भी चीज़ अगर दब जाती है तो उसके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है। वो चीज़ क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, दब जाती है। ठीक है, अब जब ये क्या होगा, दबेगा, तो इसकी जो प्लांट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांट उसमें कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ना मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन एंड कार्बनाइजेशन। ठीक है, ये जो स्लो प्रोसेस है ना, जिसमें डेड प्लांट की कन्वर्जन हो रही है कोल में, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन एंड कार्बनाइजेशन। अब ये ना आपके पेपर में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वालिफिकेशन क्या होता है या कार्बनाइजेशन क्या होता है, तो आप ये डिफाइन उसको कर सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू किसी में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस भी दे रखा है, एशियंट स्वैम्प फॉरेस्ट, मतलब पहले के टाइम में बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे। ठीक है, ब्यूरल अंडर सेडिमेंट, मतलब जो भी प्लांट होता था वो कहाँ, वो सेडिमेंट मतलब मिट्टी के अंदर ब्यूरेड हो जाता था। ठीक है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन लगता है, कंप्रेशन का मतलब काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर लगता है, प्रेशर लगेगा तो वहाँ पे हीट भी लगती है। ठीक है, और उसको क्या मिलेगी, प्लांट को बहुत ज़्यादा हीट भी मिलेगी, और मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो कोल की फॉर्मेशन जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी, मतलब हमें वहाँ से क्या मिलेगा, कोल मिलेगा। ठीक है, तो देखो अब प्रोडक्ट्स, देखो हम ना कोल से और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कोल को यूज़ करके ना काफ़ी सारे क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, हमारे पास है कोक। ठीक है, कोक क्या होता है, कोक का मतलब होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टफ, ब्लैक और पोरस सब्सटेंस होता है। ठीक है,
मतलब ये ब्लैक कलर का होता है और ये कोल से ही बनता है हमारा, ठीक है। ये कोल की एक प्योर फॉर्म होती है, इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती, ठीक है। और इसको हम ना स्टील को बनाने में या मेटल को निकालने में यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग स्टील एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब जब हम मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जब हम मेटल्स को निकालते हैं तो हम कोक का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो कोल टार क्या होती है, कोल टार भी किसका प्रोडक्ट है, कोल का प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होगी, लिक्विड फॉर्म में। तो आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कोल का जो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आप क्या लिखोगे, कोल टार, ठीक है। ये एक ब्लैक थिक लिक्विड होती है, ठीक है। और इसमें ना 200 सब्सटेंस मिक्सचर, 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है, मतलब इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। इसको हम डाई में यूज़ कर सकते हैं, मतलब जब हमें किसी चीज़ को कलर देना होता है ना तो उसको हम डाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम डाइस में यूज़ कर सकते हैं, इसको प्लास्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसकी जो स्मेल होती है ना वो काफ़ी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। अनप्लेजेंट स्मेल क्यों होती है भाई, 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। अब एक सब्सटेंस की अगर स्मेल ऐसी होगी, ठीक है, तो 200 मिलके बहुत ज़्यादा उनकी स्मेल क्या हो जाएगी, अनप्लेजेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो कोल गैस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कोल, ठीक है। तो देखो बाय प्रोडक्ट प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। देखो जब ना मतलब कोल से कोक बन रहा होता है, जब हम कोल से कोक को बना रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें उस प्रोसेस में क्या मिलता है, कोल गैस मिल जाता है, मतलब ये हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जब हम कोल से कोक को बना रहे होंगे ना तो उसके साथ साथ हमें कोल गैस भी मिल जाती है, ठीक है। और इसको हम फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब देखो जब ना, अब ये तो हम कोल को बना रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हम ये सब चीज़ें बना रहे थे, ठीक है। कोल को बना रहे थे। अब ये सब चीज़ें पता है कैसे बनती है, कोल को अगर हम एयर की एब्सेंस में बनाएंगे ना तो हमें ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। अगर हम कोल को ये सब प्रोडक्ट्स को बनाना है, मतलब अगर हमें कोक को बनाना है, कोल टार को बनाना है, कोल गैस को बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोल को एयर की एब्सेंस में रखना पड़ेगा और एयर की एब्सेंस में हमें कोल से ये सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो कोल के टाइप्स कितने होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ कोल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। तो ये फिर भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोल के कितने टाइप्स होते हैं, पीट क्या होता है, लिग्नाइट क्या होता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि देखो जो कोल के टाइप्स होते हैं ना वो उसके प्रेशर और हीट पे डिपेंड करते हैं। और कोल के टाइप्स का मतलब पता है यहाँ पे क्या है, कोल के टाइप्स का मतलब है कि जब हमारा कोल जो है वो बन रहा होता है तो वो जितने स्टेप में हमारा बन रहा होता है ना उन स्टेप पे हमें ये चीज़ें मिलती हैं। जैसे पीट, ठीक है, जैसे कोल का सबसे पहला प्रोडक्ट होता है ना वो हमारा पीट होता है, जिसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जैसे मान लो ये हमारा जो प्लांट है जब वो गिर गया, अब जो मिट्टी के ऊपर, मिट्टी की एक लेयर उसके ऊपर आके पड़ेगी, ठीक है, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, पीट मिलता है, ठीक है। अब एक ही लेयर पड़ी है उस पर, मिट्टी पे एक ही बारी गया है वो, ठीक है, तो इसके में ये जो कार्बन कंटेंट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे ना तो कार्बन का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एंथ्रासाइट देखो, एंथ्रासाइट में बहुत ज़्यादा कार्बन का कंटेंट होता है, मतलब हाईएस्ट कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। लिग्नाइट एक ब्राउन कोल होता है, ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है। बिटुमिनियस कोल मोर हीट एंड एनर्जी। एंथ्रासाइट जिसमें कार्बन कंटेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई क्वालिटी का कोल होता है, ठीक है। पेट्रोलियम को कवर करेंगे हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में, ठीक है।